Hello and welcome to all. This is the science class for class 8 and this is chapter 5. Name is combustion and flame. Okay, and what is the combustion? Combustion जैसे दहन या फिर किसी चीज़ का जलना, एंड फ्लेम क्या होती है? जो हमारे फायर जलाते हैं हम, आग, उसकी जो लपटें होती हैं, लो, उसको बोलते हैं फ्लेम. ओके, so in this unit we will discuss about the combustion and flame, and we also learn about the controlling fire, okay, and the fuels along this combustion and flame. Okay, so let's begin. Okay, so first of all let's connect to previous content. For anything to catch fire or burn, air is required. Air contains oxygen gas that is essential for burning. तो ये हमको मालूम है कि आग पकड़ने के लिए, किसी को जलाने के लिए जो एयर है वो नेसेसरी है, ठीक है. और एयर में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन हेल्प टू बर्निंग. विदाउट द ऑक्सीजन the burning is not possible. Okay, so let's start the chapter. So the first line, you have seen many substance burning. आपने बहुत सारी चीज़ें जलती हुई देखी होंगी. Recall the activity all of the burning of magnesium ribbon. ठीक है, जो आपने मैग्नीशियम रिबन को जलता हुआ देखा था, तो उसी एक्टिविटी को आप याद कीजिए, वहाँ पे रिकॉल करो. इट चेंज टू वाइट ऐश आफ्टर द बर्निंग. जो ये रिबन था, मैग्नीशियम रिबन था, जलने के बाद में एक वाइट राख में, सफ़ेद राख है, उसमें चेंज हो गया था. ओके, वाइट ऐश में. यू आर आल्सो फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल्स. जो कैंडल जलती है हम उसको भी अच्छी तरह से जानते हैं. द वैक्स ऑफ द कैंडल वेपोराइज इन द एयर. जो मोम होता है वैक्स उसका, कैंडल का, वो हवा में क्या हो जाता है, उसका वेपोराइजेशन हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है. नाउ कंबस्शन, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड द कंबस्शन. कंबस्शन related to that, if any substance burn in the presence of the oxygen and give the heat is the combustion. कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस जलता है और जलने पे जो हीट प्रोवाइड करता है उसको कंबस्शन बोलते हैं. इट इज़ अकम्प्लेन्ड बाई लाइट ईदर ए फ्लेम और ए ग्लो. ठीक है, जो ये कंबस्शन है, इसको रिप्रेजेंट, जो इसको हम जैसे लाइट है, ओके, जैसे जलना किसी साथ में, या तो एक फ्लेम लपट के साथ में, या फिर एज ए ग्लो, एक चमक के साथ में. ठीक है, जलना, इसको कलेक्टिव फॉर्म में बोल सकते हैं. ठीक है, इसको इस रूप में बोल सकते हैं कि जो लाइट है, जो कि एक फ्लेम के साथ में या फिर ग्लो के साथ में, और समटाइम इसमें से साउंड भी आता है. ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं कलेक्टिव फॉर्म में. एंड कंबस्शन इज ए केमिकल चेंज. ठीक है, केमिकल चेंज होता है इसमें कि पहले केमिकल कंपाउंड अलग था और कंबस्शन के बाद में वो केमिकल कंपाउंड अलग फॉर्मेट होगा, डिफरेंट हो जाएगा. इन दिस टाइप ऑफ केमिकल चेंज ऑक्सीजन रिएक्ट विद द सब्सटेंस गेटिंग बर्न. तो ये पूरा प्रोसेस है केमिकल चेंज की, केमिकल कंपाउंड चेंज होने की. तो इसमें जो ऑक्सीजन वो रिएक्ट करेगा किसी साथ में, सब्सटेंस के साथ में, और जल जाएगा, जो कि जल रहा था उस साथ में रिएक्ट करेगा. एंड द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड द ऑक्सीडेशन. ठीक है, और जब फिर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं, ऑक्सीजन ऐड होने को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. जो सब्सटेंस जल रहा था उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन ऐड होने को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के कंपाउंड ऐड हो जाते हैं.
दस वी कैन से दैट कंबशन इज केमिकली ऑक्सीडेशन। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो दहन है हमारा जलना वो क्या होता है, केमिकली ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। वी कांट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस आफ्टर द कंबशन। जलने के बाद में हम जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस था उसको वापस नहीं ला सकते। जैसे लकड़ी थी, जैसे एग्जांपल के लिए लकड़ी है, लकड़ी को हम जलाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और वो ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। जलने के ऑक्सीजन उसमें मिल जाएगी और ऑक्सीजन के ऑक्साइड बनाएंगे किसमें, कंबशन होने के बाद में, और वो किस में फॉर्म हो जाएगा, या तो ऐश में या फिर जो कोल है उसमें चेंज हो जाएगा। फिर बाद में जो ऐश है और कोल है उससे हम वापस जो वुड है वो नहीं बना सकते। सब सब्सटेंस लाइक पेपर, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल and coal burn in air. They are called combustible substances. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे पेपर, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, कोल, ये हवा में जल जाते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। ए कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट और पावर टू डू वर्क इज कॉल्ड एज ए फ्यूल। जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है जिसको हम हीट या फिर पावर के लिए यूज लेते हैं तो उनको हम फ्यूल कहते हैं। और सब्सटेंस लाइक मेटल्स, ग्लास, सिरेमिक्स डू नॉट बर्न इन एयर, दे आर कॉल्ड द नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ये हवा में बर्न नहीं होते, इनको हम बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल एयर। आप देखो कागज़ है, पेट्रोल है, ये उसको हम ओपन रख देंगे हवा में और आग लगाएंगे तो जल जाएंगे। लेकिन मेटल, ग्लास, सिरेमिक है, ये हवा में आग लगाने पे जल नहीं जलते हैं। इनको एक स्पेसिफिक मशीन या फिर स्पेसिफिक यूनिट में या फिर जो रिफ्रैक्टरी है उसमें ही बर्न होंगे। नाउ नेक्स्ट कंडीशन नेसेसरी फॉर द कंबशन। कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है। तो फर्स्ट इज द ए कंबस्टिबल सब्सटेंस। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ ए कंबस्टिबल सब्सटेंस। ए फायर कैन नॉट स्टार्ट विदाउट ए कंबस्टिबल सब्सटेंस। सबसे पहले हमको ऐसा सब्सटेंट होना चाहिए हमारे पास में जो जल सके, ठीक है, दैट मीन कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब ऐसा नहीं कि जो हमारा मेटल है वो कंबस्टिबल है नहीं, मीन्स उसमें आग नहीं लग सकती और फिर हम उसको जला रहे हैं तो वो नहीं जलेगा। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ द एयर और ऑक्सीजन। द सेकेंड कंडीशन फॉर कंबस्शन टू अकर इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर कंप्लीट कंबस्शन टू टेक प्लेस ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी। और सेकेंड कंडीशन है कंबस्टिबल सब्सटेंस होने के बाद में कि जो हम सब्सटेंस को जला रहे हैं वहाँ पे प्रेजेंट सफिशिएंट कंडीशन में ऑक्सीजन और या फिर एयर प्रेजेंट होनी चाहिए, और इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए तब तक कि वो पूरा जो सब्सटेंस है जल ना जाए। अगर सब्सटेंस जला रहे हैं हम, बीच में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो बुझ जाएगा। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि हम एक कैंडल जलाते हैं, फिर कैंडल जला के तुरंत हम उसके ऊपर गिलास को उल्टा कर देते हैं, तो देखिए कुछ सेकंड के लिए गिलास वो कैंडल जलेगा फिर बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक उसमें ऑक्सीजन है तब तक कैंडल जलेगा, और ग्लास के अंदर ऑक्सीजन ख़त्म होते ही जो कैंडल है वो बुझ जाएगा। जैसे ये कैंडल है, ओके, ये कैंडल है, इसको जलाओ आप और फिर जलाने तुरंत बाद इसको एक गिलास पे उल्टा रख दो इसको, तो आप देखोगे कि ये कैंडल कुछ समय के लिए जलेगा जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन है, ग्लास के अंदर ऑक्सीजन खत्म होने के बाद में कैंडल बुझ जाएगा। ओके, सो प्रेजेंस ऑफ एयर शुड बी सफिशिएंट फॉर द कंप्लीट कंबशन। नेक्स्ट, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के हीट। हम फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल को ऑक्सीजन के साथ में बर्न करते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड मिलता है और हीट प्रोड्यूस होती है।
और वो हीट यूज जाती है एज ए पावर। इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन combustion of fuel leads to the formation of the carbon monoxide that is incomplete combustion। और जैसे मान लो लिमिटेड ऑक्सीजन अवेलेबल है तो हमारा केमिकल जो कंपाउंड बनेगा कंबस्शन में CO2 की जगह CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, CO मतलब एक ही O है, उसको बोलते हैं मोनो, तो मोनोऑक्साइड बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन। और मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ बिकॉज इट हैज़ ए मोर टेंडेंसी टू मेट अप और टू मेट with the hemoglobin in our body, okay, and that affect the circulation of the oxygen in our body and that may cause for the death। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी बॉडी में, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उससे जो चिपकने की, ठीक है, उससे मिलने की, मिक्सअप होने की, वो ज़्यादा होती है रेदर देन ऑक्सीजन। मीन्स ऑक्सीजन से पहले CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हीमोग्लोबिन में चिपक जाएगा, तो उससे फिर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो काम करना धीरे धीरे बंद कर देंगे और पर्सन की डेथ हो सकती है। ओके, सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर हार्मफुल। एंड थर्ड इज द अटेनमेंट ऑफ द इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, जो हम किसी भी को सब्सटेंस है उसको लाइट अप कर रहे हैं या चला रहे हैं तो टेम्परेचर सफिशिएंट होना चाहिए उसको जलाने के लिए। जैसे एक कंबस्टिबल सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग व्हेन इट अटेन ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। मीन जब कोई सब्सटेंस है जब तक वो पर्टिकुलर टेम्परेचर गेन नहीं कर लेगा तब तक वो नहीं जलेगा। ठीक है, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर मीन कोई भी सब्सटेंस जब इग्नाइट होता है, मीन जलने स्टार्ट होता है, तो वो कुछ टेम्परेचर के बाद में जलना होता है। तो जब तक हीट है या फिर हमारी जो टेम्परेचर है उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो जलेगा नहीं। जैसे सपोज करो कि कोई लकड़ी है, वो लकड़ी जलने से स्टार्ट करती है 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो जब तक उस लकड़ी को हम जलाएंगे या फिर जहाँ पे हम इग्नाइट कर रहे हैं वो टेम्परेचर 60 तक नहीं पहुँचेगा तब तक लकड़ी नहीं जलेगी। ओके, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वह सबसे कम टेम्परेचर जहाँ से कोई सब्सटेंस जलना स्टार्ट कर देता है। अभी बताया था, मानो लकड़ी 60 डिग्री से जलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, फिर 60 से ऊपर 65 70 वहाँ तो जली जाएगी, 80 90 100 वहाँ तो जलेगी। स्टार्ट कहाँ से कर रही थी? वो 60 से। तो 60 क्या होगा? लोवेस्ट टेम्परेचर होगा जहाँ से जलना स्टार्ट किया, उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। जो डिफरेंट सब्सटेंस है उनका डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होगा। ए मैच स्टिक कैच फायर व्हेन इट रब्ड अगेंस्ट ए रफ सरफेस। जो माचिस की तीली है जब हम उसको एक खुरदरी सतह पर रगड़ते हैं तो वह जलना स्टार्ट करती है। ए बर्निंग मैच स्टिक कैन सेट ए पीस ऑफ पेपर टू फायर इमीडिएटली बट इट कैन नॉट सेट ए पीस ऑफ वुड टू फायर। और हमने देखा होगा जब माचिस की तीली को तुरंत जला लेते हैं तो आग, हम उसको एक तो पेपर जलाते हैं तो पेपर तुरंत जल जाएगा, लेकिन लकड़ी है और लकड़ी तुरंत नहीं जलेगी। दिस इज बिकॉज वुड एंड पेपर हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि वुड और जो लकड़ी है और जो हमारा पेपर है उनका इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट है। जो पेपर है उसका इग्निशन टेम्परेचर जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जलने का वो लो है, जबकि वुड का उससे ज़्यादा है। इसलिए वुड को हम गर्म करेंगे तब तक गर्म करेंगे तब तक उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के इक्वल ना हो जाए। Some substance which have very high ignition temperature do not
fire easily, while some substances like LPG, petrol, which have low ignition temperature, catch fire easily. These substances are called the inflammable substance. तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है उनका, तो जल्दी से आग नहीं पकड़ती। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है और तुरंत ही आग पकड़ लेते, जैसे एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है। जैसे एलपीजी, गैस, पेट्रोल, तो हम इसके फायर को कॉन्टैक्ट नहीं ले के जाएंगे, थोड़ा दूर रखेंगे, तब भी ये कैचअप कर लेगा, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर इनका बहुत लो होता है। तो इनको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। ओके, मीन्स अत्यंत ज्वलनशील, ज्वलनशील बोलते हैं इसको। जैसे पेट्रोल के टैंक होता है, उस पर लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल, अत्यंत ज्वलनशील। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन के कौन कौन से टाइप हैं? एज वी नो कंबस्शन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन। हमने बताया था कंबस्शन है वो बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है ड्यूरिंग बर्निंग। इन सर्टेन केसेस इट टेक प्लेस एट ए वेरी स्लो रेट। और कुछ केस में यह वेरी स्लो रेट से कंबस्शन होता है या फिर बर्न होता है विथ ए कंटिन्यूस रिलीज ऑफ एनर्जी, और कंटिन्यूस एनर्जी को रिलीज करता जाता है। मीन बर्न तो होता है लेकिन स्लो बर्न होता है और कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करता है। सडनली या फिर एक साथ ही पूरा नहीं जलता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एंड द डाइजेशन ऑफ फूड, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, आर सम एग्जाम्पल ऑफ द स्लो कंबस्शन। तो स्लो कंबस्शन क्या होता है? एक तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ द आयरन। जैसे हम देखो अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो ऑक्सीडेशन जो रस्टिंग होता है, जंग लगना कैसे होता है? हम आयरन को मॉइस्चर कंडीशन में ओपन में प्लेस कर देते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, तो उसमें जंग लग जाएगी। ऐसे हमारा जो पेट में खाना जाता है वो भी स्लो डाइजेस्ट होता है। रैपिड कंबस्शन, अब जो ऐसे कंबस्शन जो फास्ट जल जाता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच सबस्टेंस बर्न क्विकली टू प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन बर्निंग ए मैच स्टिक और ए लाइटर इज ब्रॉट नियर ए गैस बर्नर, द गैस स्टार्ट बर्निंग इमीडिएटली विथ द इवोल्यूशन ऑफ द हीट एंड लाइट। तो रैपिड कंबस्शन में होता है कि तुरंत ही जल जाता है कोई चीज़। जैसे माचिस को जलती हुई माचिस की जो स्टिक्स होती है, तीली को गैस बर्नर के पास में लाएंगे तो गैस बर्नर होता है, तुरंत ही लाइट अप हो जाएगा, जल जाएगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। और देखो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन क्या होता है? इट इज़ ए टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच a substance burns suddenly into flame without any external heat or apparent cause। कि ऐसा सबस्टेंस जो सडनली आग के लपटों में चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर सडनली आग के लपटे जैसे जलना स्टार्ट कर दे, ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल हीट और किसी रीजन के। उसमें बाहर से ना तो कोई बाहर से ना तो कोई हीट आई, ना फिर कोई अदर कोज हुआ, सडनली हाई फ्लेम में जलना स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल, सोडियम एंड फास्फोरस आर स्पॉन्टेनियसली व्हेन एक्सपोर्ट टू एयर। जैसे सोडियम और फास्फोरस है, इनको ना इनके पास ना तो हम मैच बॉक्स लेके गए, बर्निंग मैच स्टिक लेके गए, बट ये एयर के कॉन्टैक्ट में आते तुरंत ही जलना स्टार्ट कर देंगे। और दूसरा एग्जाम्पल है फॉरेस्ट फायर्स आर आल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। जो आगों में आग लगती है वो भी सडनली लग जाती है, ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल हीट के। तो इनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। ओके, एट स्पॉट मीन्स दैट पर्टिकुलर स्पॉट पे जो कंबस्शन है वो स्टार्ट हो जाता है विदाउट एनी एक्सटर्नल कोज। एक्सप्लोजन, इट इज़ ए टाइप ऑफ कंबस्शन
in which a large amount of heat and light is evolved with a loud sound. It is accompanied by liberation of large amount of gas. देखो एक्सप्लोजन को बोलते हैं विस्फोटक, विस्फोट। अब विस्फोट क्या होता है, इसमें जो आग लगती है वो सडन आग लगती है, वो एक साथ लगती है, बड़ी क्वांटिटी में लगती है और बहुत तेज़ की आवाज़ होती है और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसको हम अकम्पनीड कर सकते हैं या सम्मिलित रूप से बोल सकते हैं कि लिबरेशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, एक साथ ही बहुत सारी अमाउंट में गैस निकलती है। ठीक है, तो ये होता है एक्सप्लोजन, विस्फोटक। विस्फोटक देखा होगा, सडनली एक साथ बहुत सारी हीट, गैस और साउंड निकलता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन क्रैकर्स आर इग्नाइटेड, हीट, साउंड एंड लाइट आर प्रोड्यूस। ठीक है, जब फटाखे जलाते हैं तो हीट हो गई, साउंड हो गया और लाइट हो गई। ठीक है, वो सडनली प्रोड्यूस होते हैं एक साथ। कंबशन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन। बताया था मैंने, कंबशन है वो कंप्लीट भी सकता है और इनकम्प्लीट, मीन जब तक उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी तो कंप्लीट, और सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इनकम्प्लीट कंबशन। नाउ व्हाट इज द कंप्लीट कंबशन? द कंबशन इन विच द सब्सटेंस गेट्स कंप्लीटली बर्न टू फॉर्म द हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड द कंप्लीट कंबशन। तो कंप्लीट कंबशन में होता है सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन होती है और वो जो ऑक्साइड होते हैं हाईएस्ट ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जलने पे हाईएस्ट ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो एडिशन होता है ऑक्सीजन का वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बिकॉज सफिशिएंट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देयर। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। जैसे फ्यूल प्लस ऑक्सीजन कंप्लीट कंबशन प्रोसेस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हीट बनेगी और लाइट निकलेगी। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंबशन। द कंबशन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट कंबशन। जैसे फ्यूल प्लस के लिमिटेड ऑक्सीजन तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, हीट और लाइट बनेगा। ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन है वो इनसफिशिएंट क्वांटिटी में हो, तो इनसफिशिएंट क्वांटिटी में कोई चीज़ बर्न होगी तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और पता है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे हार्मफुल होता है? ओके, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस कंटेंट, यू नो वेरी वेल, आई होप यू। नेक्स्ट इज द कंट्रोलिंग फायर। तो कंट्रोलिंग फायर कैसे होती है? ऐसी फायर जिसको हम कंट्रोल कर सकें। So fire can be controlled by removing the combustible substance, cutting off the air supply, or by cooling down the combustible substance below the initial temperature. तो ऐसी फायर जिसको हम कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल कैसे करेंगे? या तो मान लो जो सब्सटेंस जल रहा है उसको उसका टेम्परेचर इतना लो कर दें कि जहाँ से वो जिसका इग्निशन टेम्परेचर था, चलना स्टार्ट होता है, उससे लो हो जाए उसका टेम्परेचर, तो जलेगा नहीं। या फिर उसको जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है जलने के लिए, उस सप्लाई को काट दें हम। ठीक है, और या फिर उसको ठंडा कर दें उसको। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं फायर कंट्रोल करने के। सो लेट्स वी डिस्कस वन बाय वन अबाउट दैम। तो फर्स्ट मेथड ऑफ द कंट्रोलिंग फायर इज द बाय यूजिंग वाटर। वाटर इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। It cools down many combustible substance below the ignition temperature। ठीक है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसको हम आग बुझाने का यंत्र बोलते हैं। ठीक है, अग्निशमन यंत्र बोलते हैं। तो ये सबसे जो वाटर है, जो वाटर आग बुझाने में सबसे कॉमन यूज लिया जाता है, क्योंकि जो क्या करता है सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है उसको इनिशियल टेम्परेचर से लो ला देता है। द वाटर वेपर फॉर्म्स अराउंड द कंबस्टेबल सब्सटेंस एंड कट ऑफ द एयर सप्लाई। ठीक है, जैसे कहीं पे आग लग रही है वहाँ पे हम पानी को डालेंगे, तो पानी को डालने पानी गर्म होकर क्या बनेगा, वेपर बनेगा, और वेपर जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है, जो जल रहा था सब्सटेंस पदार्थ कोई जल रहा था, उसके चारों ओर भाप का एक कवर बना लेंगे, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी और फिर आग बुझ जाएगी। वाटर कैन बी यूज टू पुट आउट
फायर्स कोज बाय वुड और पेपर, ठीक है। जहाँ वुड और पेपर में आग लगती है वहाँ पर हम वाटर का यूज करते हैं बुझाने के लिए। However, it cannot be used to put fire off caused by oil, petrol, kerosene, etc. because these substances are lighter than water and keep floating on water. Thus, the fire keeps burning. Water should also not be used to put off fire caused by electric equipment, as water is good conductor of electricity and can cause electrocution. अब देखो पानी का यूज हम कहाँ पर आग बुझाने के लिए लेते हैं, तो ऐसी आग जो या तो लकड़ी में या पेपर में लगे वहाँ उस आग को हम पानी से बुझा सकते हैं। लेकिन ऐसी आग जो फ्यूल जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल वहाँ पे लगे वहाँ पर हम वाटर है उसका यूज़ नहीं करते बुझाने के लिए, बिकॉज जो केरोसिन, जो फ्यूल वगैरह है, पेट्रोल, डीजल, वो लाइट होते हैं वेट में किससे, वाटर से। तो जैसे हम पानी डालेंगे तो ये पानी के ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चले जाएगा, लाइट है तो लाइट वेट ऊपर आ जाएगा, फिर पानी ऊपर आ जाएगा ये तो तब भी जलता रहेगा। एंड और मान लो कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है जैसे वायर वगैरह हैं, कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है, वहाँ पर आग लग गई तो वहाँ पे हम पानी नहीं डालेंगे। क्यों? हमने पानी डाल दिया तो पानी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का चालन करता है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिट करता है, और इससे हमको जर्क लग सकता है, ओके, इलेक्ट्रिक जर्क लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। सो नेक्स्ट है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो अब हम यूज लेते हैं जो आग बुझाने का यंत्र है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज लेते हैं आग बुझाने में। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी यूज्ड टू extinguish the fire caused by petrol, oil, kerosene, etc. कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पर आग बुझाने में काम लेते हैं, ऐसी आग जो पेट्रोल, ऑयल और केरोसिन में लगे, ठीक है। इट इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन एंड कवर द कंबस्टिबल सब्सटेंस लाइक ए ब्लैंकेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ऑक्सीजन से भारी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन से भारी होगी तो जहाँ पे आग लग रही है उसको एक ब्लैंकेट की तरह ढक लेगी और ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई कट जाएगी तो ये बर्निंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू extinguish fire caused by electric equipments because it does not conduct electricity and thus there is no danger of electrocution। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में आग लगती है वहाँ पर भी हम CO2 का यूज या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करती है या फिर ट्रांसफर नहीं करती है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, तो वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक शॉक का कोई खतरा नहीं होगा। इन सिलेंडर ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर carbon dioxide is stored in liquid form under high pressure. When released from the cylinder, it's come out in vapor form and expand enormously in volume. जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम जो आग बुझाने का यंत्र है उसमें लिक्विड फॉर्म में स्टोर करते हैं, किसमें, हाई प्रेशर के अंडर में, ठीक है, प्रेशर बहुत हाई होता है। और जब इसको सिलेंडर से रिलीज करते हैं तो ये वेपर के रूप में, भाप के रूप में बाहर आता है और बहुत बड़े वॉल्यूम में फैल जाता है। Thus, carbon dioxide extinguishes a fire by cutting off the air supply and bringing down the temperature of the combustible substance simultaneously. फिर जैसे हमको पता है कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो ये ठंडी होती है, ठीक है, और दूसरा जैसे हम इसको आग के ऊपर डालेंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई कर देगी, और दूसरा उसका टेम्परेचर है वो इग्निशन सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर लो ला देगा। दोनों प्रोसेस एक साथ होती है और आग जल्दी बुझ जाती है। नेक्स्ट है बाय यूजिंग ए ब्लैंकेट, ठीक है, तो कंबल का यूज करते हैं आग बुझाने में। When person's clothes catch fire, a blanket should be wrapped around his body to cut off air supply. These
एक्सटिंग्विशिंग द फायर्स। अब देखो, मान लो किसी पर्सन के कपड़े में आग लग गई तो तुरंत उसको कंबल उड़ा दो, उसकी चारों तरफ कंबल लपेट दो। कंबल लपेटने से क्या होगा, जो ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही थी बर्निंग प्रोसेस में वो कट जाएगी और विदाउट ऑक्सीजन हमको मालूम है आग नहीं जल पाएगी, बुझ जाएगी। नेक्स्ट है फ्लेम। ओके, इन प्रीवियस कंटेंट वी हैव डिस्कस अबाउट द कंबस्शन। अब हम पढ़ेंगे फ्लेम के बारे में, लपट के बारे में। ठीक है, जैसे हम आग जलाते हैं तो लपट निकलती है ना, उसको बोलते हैं फ्लेम। द गैसियस लाइट इमिटिंग पार्ट ऑफ ए फायर इज कॉल्ड द फ्लेम। जो गैसियस जो लाइट इमिटिंग पार्ट होता है एक आग का, ठीक है, आग का जो गैस के फॉर्म में जो लाइट निकलती है, ठीक है, उस पार्ट को हम बोलते हैं फ्लेम। जैसे हम गैस का बर्नर जलाते हैं तो वो लपट निकलती है गैस की फॉर्म में, ठीक है, स्टेट जाती है वो, उसको हम बोलते हैं फ्लेम। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव आउट फ्लेम। ये बोल रहा है कि जो सब्सटेंस जलने पे वेपोराइज फॉर्म में चेंज आता है तो वो फ्लेम देता है। ठीक है, जो वेपर के साथ पे जाती है, ऊपर जाती है, तो वेपर ऊपर जाएगी तो जो फायर है वो भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर वो फॉर्म करती है फ्लेम। फॉर एग्जांपल कैंडल्स, जैसे कैंडल हो गई। व्हेन यू बर्न द कैंडल विक द वैक्स अराउंड इज मेल्ट एंड वेपोराइज। द वेपोराइज मोल्टन वैक्स मूव्स अपवर्ड थ्रू द wick due to capillary actions. The vapors burn in air and produce a flame. ठीक है, जब हम कैंडल को जलाएंगे तो जो वैक्स है उसके चारों तरफ वो पिघलेगा और वेपोराइज होएगा, भाप बन के ऊपर उड़ेगा। ठीक है, एंड जो भाप बन के जो वैक्स ऊपर उड़ रहा था, ठीक है, उड़ रहा था एंड किसके एक्शन से, कैपिलरी एक्शन से। एंड जो वेपोर जो भाप बन के जल रहा था या उड़ रहा था, ठीक है, हवा में जो हमारा वैक्स था वो भाप बन के उड़ रहा था, वो क्या करेगा, साथ में जो फ्लेम थी, आग थी, उसको भी उड़ाने की कोशिश करेगा या उसको भी वेपर के साथ में ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, तो जिससे हमारी फायर थी वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी। ओके, और ऊपर जाके हमको लपट के रूप में दिखेगी, जिसको हम बोलते हैं फ्लेम। ठीक है, फ्लेम देखो, जैसे ये हमारा कैंडल था तो कैंडल में ये वैक्स पिघलेगी, ऐसे पिघल नीचे आएगी ये, और कुछ वैसे होगी जो फ्लेम बन के ऊपर उड़ेगी। ठीक है, ऊपर उड़ेगी तो यहाँ पे जो फायर जल रही थी वो फायर को भी साथ में ऊपर ले जाएगी। तो हमको क्या दिखाई देगी, लपट दिखाई देगी इसकी, उस लपट को हम फ्लेम बोलते हैं। नेक्स्ट है जोन्स ऑफ ए फ्लेम। जो फ्लेम होती है, अब उसके कौन कौन से जोन होते हैं। ओके, सो ए कैंडल फ्लेम इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 जोन्स। उसको 3 जोन में डिवाइड किया हुआ है। पहला है द इनर मोस्ट जोन, उसको हम बोलते हैं डार्क जोन ऑफ नो कंबशन। ठीक है, जहाँ पे कोई कंबशन नहीं होता है उसको हम बोलते हैं डार्क जोन। It is the dark black in color. It consists of unburnt wax as no combustion takes place here due to the lack of oxygen. Thus is also known as the zone of no combustion. It is the least hot zone of the flame. इस पिक में आप देख रहे हो तो नीचे का पोर्शन है डार्क जोन, ब्लैक कलर का है। यहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन होती नहीं है, ये जलता नहीं है, तो यहाँ का वैक्स है वो अनबर्न्ड होता है। ठीक है, तो ये सबसे लीस्ट हॉट, सबसे गर्म भी होता है ये, क्योंकि यहाँ पे कोई कंबशन हो नहीं रहा, तो इसको हम बोलते हैं डार्क जोन। ओके, या फिर इनर मोस्ट जोन। सेकंड है मिडिल जोन। पिक में देखो आप, जो मिडिल जोन को हम बोलते हैं ल्यूमिनियस जोन। जो बीच वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनियस जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। इन दिस रीजन
partially combustion take place due to insufficient supply oxygen. As a result, wax vapor start burning with a yellowish flame. Some unburnt carbon particles present in the zone become red hot and impart yellow color to the flame. This region is moderately hot and is also called luminous zone or zone of incomplete combustion. तो ये लूमिनियस जोन था, यहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो लिमिटेड थी, ठीक है, जल तो रहा था लेकिन लिमिटेड सप्लाई में जल रहा था, तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। आधा हो रहा था, आधे बोल सकते हैं इसको, सब पूरी कंप्लीट नहीं हो रहा था, सफिशिएंट वे में नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो टेम्परेचर था या फिर इसकी हॉटनेस थी वो मॉडरेट रहती है, बीच ही रहती है, ना तो ज़्यादा ना बिल्कुल कम, ठीक है। और इसको दूसरा नाम बोलते हैं ल्यूमिनियस जोन बोलते हैं, ठीक है। और जो वैक्स जैसे ही वेपर बनना स्टार्ट होएगा वेपर का, इसका वैक्स का, तो ये येलोविश फ्लेम देता है, ठीक है, पीले कलर का फ्लेम होता है यहाँ पे। फिर थर्ड है द आउटर मोस्ट जोन, इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। सबसे बाहर का जो सबसे, देखो ये सबसे बाहर वाला दिख रहा है आपको, डार्क का एक तो बिल्कुल नीचे वाला, और ल्यूमिनस होता है बीच सेंटर का, बीच में जो पूरी आग जल रही थी इस आग के बीच वाला पोर्शन। और ल्यूमिनस जोन होता है इसके चारों तरफ वाला, चारों तरफ, ठीक है। जो पूरे जो येलो कलर दिख रहा है इसके चारों वाला, जो चारों तरफ जो बाहर वाला आउटर पोर्शन दिख रहा है उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस जोन। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, क्योंकि यहाँ पे बाहर से चारों तरफ से एयर से कांटेक्ट में है, तो इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है इसको, ठीक है। और सबसे हाई टेम्परेचर होता है और इसका कलर होता है ब्लू कलर के फ्लेम देता है ये, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम विथ ए मेटेलिक ब्लो पाइप to melt gold and silver pieces so as to mold flame into desired shape. Blowing air help in rapid combustion of unburnt fuel and make the flame hotter sufficient to melt gold and silver. आम देखा होगा कि जो सुनार होते हैं गोल्ड स्मिथ वो क्या करते हैं कि जो आउटर मोस्ट फ्लेम होती है इसका यूज करते हैं किसमें, जो गोल्ड सिल्वर है इनको पिघलाने में, ताकि वो अपनी इच्छा के अनुसार जो डिजायर्ड शेप दे सके, किसको, ऑर्नामेंटल्स को, ज्वेलरीज को। और जो हम फिर जो वो एयर देता है उसको जलाने के लिए वो खा जाती है आउटर मोस्ट, वो चारों तरफ जाती है, जो फ्लेम थी उसके आउटर मोस्ट पार्ट्स में जाती है, ओके। और जो अनबर्न्ड फ्यूल होता है उसका जो फास्ट कंबशन होता है, आपने देखा होगा, मान लो कोई आग जल रही है, कैंडल जल रही है, हम उसमें से फिर जैसे फूंक मार के हवा देते हैं उसको थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा तेज उसकी जो स्पीड है जलने की वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है। आपने देखा लोहारों के, ठीक है, ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, वो कैसे जलाते हैं, एक जो मशीन से होती है हाथ से फेरते हैं उसको, और हाथ से फेर से होता है हवा ज़्यादा जाती है, और हवा ज़्यादा खा जाएगी उसके आउटर मोस्ट जोन पे जाएगी, और जो फिर उसका जो कंबशन रेट है वो इंक्रीज जाएगा, ठीक है। एंड दिस टेबल इज द नेक्स्ट टेबल डिफरेंस बिटवीन द 3 जोन्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम। अभी जो हमने 3 जोन पढ़े थे फ्लेम के, वो तीनों जोन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ओके। सो यू हैव टू रीड दिस टेबल बिकॉज we have already discussed in the previous content about these 3 zones, okay, in a burning candle, ठीक है। so you have to read it, innermost zone, middle zone and outermost zone. Now our next point is the fuels. So what is the fuels? Any substance that burns to produce heat and light energy is called fuel. On the basis of physical state, fuels are grouped into 3 categories. फ्यूल हम बोलते हैं कि जो भी सब्सटेंस जलने पे हमको ये तो हीट दे और लाइट दे, लाइट एनर्जी दे। लाइट एनर्जी मतलब उजाला करे
रोशनी दे, उनको हम फ्यूल बोलते हैं। और फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हमने फ्यूल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ए तो सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। एंड व्हाट अबाउट द सॉलिड फ्यूल? द फ्यूल लाइक्स वुड, कोल, coke and cow dung cake which exist in solid state at room temperature are called solid fuels। तो रूम टेम्परेचर सॉलिड रहते हैं, जैसे लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, ठीक है, चारकोल, और जैसे गाय के कंडे हो गए, गाय के गोबर के कंडे हो गए, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो इनको बोलते हैं सॉलिड फ्यूल। एंड इन लिक्विड फ्यूल्स द फ्यूल्स लाइक ऑयल, एल्कोहल, पेट्रोल, डीजल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ए रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में रहते हैं उनको हम बोलते हैं लिक्विड फ्यूल्स। एंड इन गैसियस फ्यूल्स द फ्यूल्स लाइक नेचुरल गैस, बायोगैस एंड पेट्रोलियम गैस विच एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट इन रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड द गैसियस स्टेट। ठीक है, जो ऐसी गैस, ऐसे फ्यूल जो रूम टेम्परेचर गैस के फॉर्म में हो उनको हम बोलते हैं गैसेस फ्यूल, जैसे बायोगैस हो गया, पेट्रोल गैस हो गया, नेचुरल गैस हो गया। नेक्स्ट इज द फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, जो फ्यूल एफिशिएंसी देखते हैं हम, एफिशिएंसी होते हैं किसी भी सब्सटेंस की परफॉर्मेंस या फिर क्षमता, उसे कैपेसिटी, ठीक है, वो कितना एफिशिएंट है, उसे कितनी परफॉर्मेंस है। तो नेक्स्ट, तो लेट्स बिगिन अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसीज। डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट। जो डिफरेंट फ्यूल हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इन एयर इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। Calorific value of a fuel is expressed in kilojoules per kilogram. Okay, so different fuel हैं वो different amount of heat produce करेंगे। ठीक है, तो सारे फ्यूल की जो हीट जो प्रोड्यूस करते हैं उसी क्वांटिटी सेम नहीं होगी, डिफरेंट होंगी, कुछ ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, कुछ कम करेंगे। तो जो इनको बर्निंग, फ्यूल को बर्निंग करने पे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो सपोज 1 kg फ्यूल को बर्न करने पे जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, और इसको हम डिनोट करते हैं किलोजूल में पर किलोग्राम। नेक्स्ट, हायर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल द बेटर इज द फ्यूल। द टेबल गिव अलोंगसाइड गिवन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल। तो जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही फ्यूल अच्छा होगा। ठीक है, और साइड में आप टेबल देख रहे हो, ये कैलोरीफिक वैल्यू को दे रखी है। जैसे लकड़ी है, इसको हम 1 किलो लकड़ी जलाएंगे तो कितना किलो जूल देगी, एनर्जी देगा ये 17,000 से 22,000 के बीच में, और कोल देता है 25,000 से 33,000 के बीच में। ठीक है, तो ये कैलोरीफिक वैल्यू की पूरी टेबल है कि कौन फ्यूल 1 किलो में कितना एनर्जी या हीट देता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हीट देगा उतना ज़्यादा बेटर है। तो सबसे ज़्यादा कौन देता है? हाइड्रोजन। तो द बेस्ट फ्यूल इज़ द हाइड्रोजन बिकॉज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन इज लार्जेस्ट अमोंग ऑल। okay, so our next point is the hydrogen has the highest calorific value and may be considered as the best fuel, but is highly inflammable and there are difficulty to transport and storage, thus it is used in mostly limited as a rocket fuel। अभी बताया था कि जो हाइड्रोजन फ्यूल है सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी, तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, बट कुछ प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है, मीन हाईली इनफ्लेमेबल होता है, तो इसको स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मान लो कहीं पे स्टोर कर दिया और थोड़ा सा भी वहाँ पे कोई फ्लेम आ गई या फिर कोई लाइट अप हो गया फायर का, तो बड़ा एक्सप्लोड कर सकता है ये। ठीक है, एक्सप्लोजन हो सकता है बहुत बड़ा, तो डिफ़िकल्टी है इसकी। तो इसको लिमिटेड यूज करते हैं, रॉकेट फ्यूल में हाइड्रोजन को यूज करते हैं। सेकेंड है मेथेन एल द एलपीजी
have high calorific value and burn without producing smoke, thus do not cause pollution. They are used as domestic fuel. LPG can also be used in automobile as fuel. फिर उससे कम हाइड्रोजन से कम कैलोरी वैल्यू किसकी होती है, मेथेन और एलपीजी की। और ये दोनों क्या करते हैं, जब जलते हैं तो कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। स्मोक नहीं देंगे तो कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो इनको हम डोमेस्टिक फ्यूल यूज करते हैं, जैसे एलपीजी को घरों में यूज करते हैं, ठीक है, और ऑटोमोबाइल में भी यूज करते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर यूज एज ऑटोमोबाइल फ्यूल। ऑटोमोबाइल में कैसे यूज करते हैं हम, पेट्रोल एंड डीजल का। दे रिलीज हार्मफुल गैसेज अपॉन बर्निंग एंड देयर अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड इन नेचर। और जब ये बर्न होता है पेट्रोल एंड डीजल तो हार्मफुल गैस भी प्रोड्यूस करते हैं, बट इनकी जो अवेलेबिलिटी होती है नेचर में वो भी लिमिटेड है, ठीक है। मीन्स देज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स। इनकी जो अमाउंट है नेचर में वो फिक्स है, एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। Although there are many fuels, but none of them is said to be an ideal fuel because of their limited use and the harmful products obtained from their combustion. ठीक है। although कि ये बहुत सारे फ्यूल्स हैं, लेकिन हम किसी को आइडल फ्यूल नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो उनका लिमिटेड यूज है, और दूसरा वो हार्मफुल प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। कब? इनके कंबशन होते हैं या उनके जलने पे, इसलिए हम इसको आइडल नहीं बोल सकते। सो नेक्स्ट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल्स। एक अच्छे फ्यूल्स की अच्छा जो ईंधन है उसकी कौन कौन सी विशेषता होती है। सो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज द इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। ये एक तो सस्ता होना चाहिए और इजीली भी अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड, इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये हाई होनी चाहिए। एंड व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन 1 किलोग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस। थर्ड इज द इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस ऑन बर्निंग एंड शुड नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। तो इसको जलने पे, जब ये जलता है कोई भी फ्यूल जले तो उसको जलने पे हार्मफुल गैसेस नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस शुड नॉट लीव बिहाइंड दिस, ओके, आफ्टर बर्निंग। तो इसको जलने के बाद में कोई भी हार्मफुल जो रेजिड्यू है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड बी सेफ टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट। इसको ये तो हैंडल करने में, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्ट करने में, यूज करने में सेफ होना चाहिए। इट शुड बर्न एट ए मॉडरेट रेट। इसको मॉडरेट रेट है, मध्यम रेट पे जलना चाहिए। ऐसे नहीं बिल्कुल स्लो जल रहा है, और ऐसे नहीं कि एक साथ बहुत जल्दी से जल गया। लास्ट, इट शुड हैव ए लो इग्निशन टेम्परेचर। इसका इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए ताकि थोड़े से टेम्परेचर देने पे तुरंत जल जाए। हार्मफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जो फ्यूल बर्न होते हैं उनसे कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन ये मिलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज द कार्बन कोटिंग। कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अर्बन कार्बन पार्टिकल्स इनटू द एनवायरनमेंट ऑन बर्निंग। These fine particles can cause respiratory problems such as asthma and bronchitis. अब देखो, कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं जिनमें कार्बन होते हैं, तो जैसे लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो ये क्या करते हैं, कुछ कार्बन पार्टिकल ऐसे रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में जो पूरी तरह से जलते नहीं हैं, और फिर ये एनवायरनमेंट में घूमेंगे तो हम जो श्वसन प्रक्रिया करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और जैसे अस्थमा हो गया, ओके, एंड ब्रोंचिटिस हो गए, ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं हमको श्वसन संबंधी। सेकेंड है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन containing fuels like petrol, kerosene and diesel produce carbon monoxide, which is poisonous gas. If a person is exposed to carbon monoxide for a long time, it may
prove fatal and he or she may even die. That's why it is dangerous to burn coal in a closed room. अभी मैंने बताया था कि जो ऐसे जो कार्बन कंटेंट फुल जिनमें कार्बन होता है उनको हम प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट नहीं है, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट होने के कारण ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होता है और इनके कांटेक्ट में आने से पर्सन की डेथ हो सकती है। इसलिए बोलते हैं जो कमरा है हमारा उसमें कोई भी कोयले की चीज़, जैसे हम सर्दी में अंगीठी जलाते हैं तो वो नहीं जलाना चाहिए बंद कमरे में। क्यों? ऑक्सीजन की कमी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बंद कमरे में और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि हार्मफुल होते हैं। बर्निंग ऑफ कोल्स एंड डीजल प्रोड्यूसेस गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड पेट्रोलियम इंजन रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड। या कोल और डीजल बर्न होने पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करते हैं। These oxides dissolve in the rainwater to form sulfuric acid and nitric acid which fall down in the form of acid rain. Acid rain harm statue, building, soil, plant, etc. अब देखो जो पेट्रोल और डीजल के इंजन होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो क्या करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NO ये प्रोड्यूस करते हैं और ये गैस क्या जाती है हमारे एनवायरनमेंट में ऊपर जाती है और जब बरसात होती है तो बरसात में घुल के वापस नीचे आती है। तो जैसे स्टैचू हो गई या हमारी जैसे मूर्ति हो गई, ताजमहल हो गई, तो उनके कलर को ख़राब कर देगा। हमारी फसलों में गिरेगा पानी तो पानी ख़राब हो जाएगा। किसी पर्सन के ऊपर गिरेगा तो उस पर्सन की स्किन में प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि उसमें एसिड होता है। ये गैस क्या होते हैं? एसिडिक गैस होते हैं, पानी मिक्स के साथ आती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसिड रेन। लास्ट पॉइंट, मोस्ट फ्यूल ऑन कंबस्शन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ए ग्रीन हाउस गैस। जो अधिकतर जो दहन होता है कंबशन वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं जिसको हम ग्रीन हाउस गैस ही बोलते हैं। ओके, सो व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। इट हैज़ द एबिलिटी टू ट्रैप हीट। ये जो हीट है उसको ट्रैप करने की एबिलिटी रखता है। एक्सेसिव यूज ऑफ सच फ्यूल लीड टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। और जब हम इनका एक्शन यूज करते हैं ऐसे फ्यूल का तो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। एज ए रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज। जिससे क्या होगा, जो हमारे अर्थ है उसका एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। दिस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इट रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स विच कंसिक्वेंटली लीड्स टू राइज इन द सी लेवल दैट मे कॉज फ्लड्स इन कोस्टल एरिया। फिर ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे, पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ग्लेशियर से पानी बह के समुद्र में आएगा, सी में, और सी का लेवल बढ़ जाएगा। तो जिससे जो सी के किनारे कोस्टल एरिया में जो कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल एरिया की जो सिटी है, विलेजेस हैं, वहाँ पे फ्लड की पॉसिबिलिटी इंक्रीज जाती है। ओके, so this is our chapter 5 about the combustion and the flame. Okay, and we learn a lot of about the combustion and their characters and their impact on the environment and our health. Okay, so I hope all of you understood this very well, and thank you all of you for listening me. I really appreciate your time. Thank you.